जरा सोचिए, एक ऐसी भूली बिसरी सभ्यता के बारे में जो मिस्र और मेसोपोटामिया दोनों को मिला दें तो भी उनसे कहीं ज्यादा बड़ी थी। मतलब एक ऐसी सिविलाइजेशन जो उन्नत या एडवांस समाज की हमारी पूरी परिभाषा को ही बदल कर रख देती है। तो चलिए, आज हम सिंधु घाटी की इसी रहस्यमयी दुनिया की सैर करते हैं। देखिए, प्राचीन दुनिया में एक तरफ मिस्र और मेसोपोटामिया थे जो अपने विशाल पिरामिड और शक्तिशाली राजाओं के लिए जाने जाते थे। वहीं दूसरी तरफ सिंधु घाटी सभ्यता कुछ बिल्कुल अलग ही बना रही थी। पब्लिक बाथ्स और एकदम मॉडर्न सीवर सिस्टम। ये सिर्फ बनावट का फर्क नहीं है, बल्कि ये उनकी सोच और प्राथमिकताओं का फर्क दिखाता है। उनका फोकस शासकों पर नहीं, बल्कि आम नागरिकों की जिंदगी पर था। अच्छा, तो इस सभ्यता के रहस्यों को समझने के लिए सबसे पहले हमें उनके शहरों को देखना होगा। ये सिर्फ रहने की जगह नहीं थी, ये तो इंजीनियरिंग के ऐसे कमाल के नमूने थे जो उनके समाज, उनके तौर तरीकों के बारे में बहुत कुछ बता जाते हैं। ये कोई आम शहर नहीं था, बल्कि एक पूरा मास्टर प्लान था। मोहनजोदाड़ो जैसी जगहों को देखिए। सड़कें एकदम सीधी, एक सटीक ग्रिड पैटर्न में बिछी हुई थीं और इतनी चौड़ी थीं कि दो बैलगाड़ियां आराम से एक दूसरे के बगल से निकल जाएं। यहां कुछ भी अंदाजे से नहीं किया गया था। हर गली, हर इमारत एक बड़ी सोच का हिस्सा थी। अब ये देखिए, 4:2। ये सिर्फ कोई नंबर नहीं है, बल्कि ये तो एक साम्राज्यव्यापी स्टैंडर्ड था। मतलब सोचिए जरा, 10 लाख स्क्वायर किलोमीटर से भी ज्यादा बड़ा इलाका, और उस पूरे इलाके में हर शहर, हर गांव, हर घर में लगी ईंट का साइज बिल्कुल यही था, 4:2। ये उस जमाने के हिसाब से एक कमाल की सेंट्रल प्लानिंग और कम्युनिकेशन का सबूत है। ऐसा तो पहले कभी देखा ही नहीं गया था। और उनकी इंजीनियरिंग का कमाल सिर्फ सड़कों तक ही नहीं था। उन्होंने पब्लिक हेल्थ और सफाई पर इतना ध्यान दिया कि वैसा सिस्टम हजारों साल तक कहीं और देखने को नहीं मिला। सोचिए, लगभग हर घर में अपना प्राइवेट टॉयलेट और बाथरूम था, जो एक ढके हुए शहर भर में फैले सीवर सिस्टम से जुड़ा था। ये प्राचीन दुनिया के लिए किसी क्रांति से कम नहीं, और यही बात उनकी सोच को बिल्कुल साफ कर देती है। किसी राजा के लिए आलीशान महल या मकबरा बनाने के बजाय उन्होंने अपनी सबसे बड़ी और शानदार इमारत बनाई पूरी कम्युनिटी के लिए, एक विशाल पब्लिक बाथ। ये उनके सामाजिक मूल्यों का एक बहुत बड़ा प्रतीक है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ये कैसा समाज था जो अपने शासकों से ज्यादा अपने लोगों की परवाह करता था। उनके शहर सिर्फ बेहतरीन तरीके से प्लान ही नहीं किए गए थे, बल्कि वे व्यापार और टेक्नोलॉजी के भी बड़े सेंटर्स थे। तो चलिए देखते हैं कि कौन सी आर्थिक और तकनीकी ताकत इस महान सभ्यता को चला रही थी। देखिए, ईमानदारी से व्यापार हो, इसके लिए उन्होंने वजन और माप का एक इतना सटीक सिस्टम बनाया कि यकीन करना मुश्किल है। उनके सबसे छोटे बाट यानी वजन 1 ग्राम के छोटे से हिस्से तक एकदम सटीक थे। यही सटीकता उनके विशाल ट्रेड नेटवर्क की रीढ़ की हड्डी थी, जो मेसोपोटामिया तक फैला था। इससे यह पक्का होता था कि हर सौदा ईमानदारी से हो। वो लोग मेटल के काम में भी उस्ताद थे। लॉस्ट वैक्स कास्टिंग जैसी एडवांस टेक्निक का इस्तेमाल करके वे कांसे की ऐसी मुश्किल डिजाइन वाली चीजें बनाते थे जो आज भी हमें हैरान कर देती हैं, जैसे कि ये मशहूर डांसिंग गर्ल की मूर्ति। जरा इस नंबर को देखिए, 1 मिलीमीटर से भी कम। ये डायामीटर है उन छेदों का जो वो लोग कीमती कार्नेलियन मोतियों में करते थे। कार्नेलियन मतलब एक तरह का लाल रत्न। इतनी बारीक कारीगरी उनके एक्सपोर्ट्स की हाईटेक क्वालिटी को दिखाती है। ऐसी चीजें बनाने के लिए तो आज भी एडवांस्ड औजारों की जरूरत पड़ती है। तो हमने उनके शहर देख लिए, उनकी टेक्नोलॉजी देख ली, लेकिन अब हम आते हैं सबसे बड़े रहस्य पर। आखिर इस सब पर राज कौन करता था? और इसका जवाब ही सिंधु घाटी सभ्यता को बाकी सबसे बिल्कुल अलग बना देता है। ये एक सीधा सा सवाल है जो इस सभ्यता को हर दूसरी बड़ी प्राचीन सभ्यता से अलग कर देता है। मिस्र में हमें फेरो मिलते हैं, मेसोपोटामिया में राजा मिलते हैं, लेकिन यहाँ शासकों का कोई नामो निशान ही नहीं मिलता। तो राजा गए कहाँ? तो अगर कोई राजा नहीं थे तो समाज कैसा था? देखिए, जो भी सबूत मिले हैं वो एक शांतिपूर्ण और बराबरी वाले समाज की तरफ इशारा करते हैं। कोई बड़े बड़े मकबरे नहीं हैं, बस सादी कब्रें हैं। हथियार तो लगभग न के बराबर मिले हैं, और जैसा कि हमने देखा, सबसे बड़ी इमारतें आम जनता के इस्तेमाल के लिए थीं। तो हो सकता है कि उन पर कोई राजा नहीं, बल्कि व्यापारियों या बुजुर्गों की कोई कमिटी शासन करती हो। 400 से ज्यादा ये नंबर है उनकी लिखी हुई भाषा के अलग अलग सिंबल्स का। एक ऐसी लिखावट जो हमें हजारों चीजों पर मिलती है, लेकिन आज तक कोई ये समझ नहीं पाया है कि इसका मतलब क्या है। और क्योंकि हम आज तक उनकी इस खामोश लिपि को डिकोड नहीं कर पाए हैं,
उनका असली समाज कैसा था, ये एक गहरा राज बना हुआ है। वे कौन थे, वे क्या सोचते थे, उनके नियम कानून क्या थे, ये सारे सवाल उस लिपि के रहस्यों में ही कैद हैं। तो एक इतनी एडवांस्ड, शांतिपूर्ण और संगठित सभ्यता आखिर गायब कैसे हो गई? चलिए अब उनकी कहानी के आखिरी चैप्टर को देखते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये लोग आखिर गए कहां। ये टाइमलाइन उनके पतन को साफ साफ दिखाती है। लगभग 700 सालों तक सब कुछ बढ़िया चला और फिर अचानक शहर खाली होने लगे। तो हुआ क्या था? एक इतनी फलती फूलती सभ्यता इतनी तेजी से कैसे गायब हो गई? काफी समय तक यही माना जाता था कि किसी बाहरी हमले ने उन्हें खत्म कर दिया, लेकिन आज की साइंस एक बिल्कुल अलग कहानी बताती है। एक ऐसी ताकत के बारे में जो किसी भी सेना से कहीं ज्यादा ताकतवर थी। असली विलेन कोई सेना नहीं बल्कि क्लाइमेट चेंज था। धीरे धीरे मॉनसून का पैटर्न बदला और वो नदियां सूख गई जो उनकी जिंदगी का आधार थीं। खेती के बिना उनके बड़े बड़े शहर चल नहीं सकते थे। लोग मरे नहीं, वो बस अपने बनाए इंजीनियरिंग के चमत्कारों को पीछे छोड़कर छोटे छोटे गांवों में बिखर गए। ये एक लाइन सिंधु घाटी सभ्यता की पूरी कहानी कह देती है। उन्होंने मरे हुए राजाओं के लिए बड़े बड़े मकबरे नहीं बनाए, उन्होंने जिंदा नागरिकों के लिए सीवर बनाए। उनकी प्राथमिकता बड़ी बड़ी इमारतें बनाना नहीं बल्कि लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाना था। और ये बात याद रखनी जरूरी है कि पूरे 700 सालों तक उन्होंने एक स्थिर, शांतिपूर्ण और साफ सुथरा समाज बनाए रखा। उन्होंने ये साबित किया कि उनका अनोखा मॉडल भले ही बाकियों से अलग था, पर वो कामयाब था। और यहीं आकर हम इस आखिरी सोचने पर मजबूर कर देने वाले सवाल पर रुक जाते हैं। जब हम आखिरकार उनकी इस खामोश लिपि को समझ लेंगे तो सिंधु घाटी के लोग हमें अपने समाज, अपने विश्वासों और अपने पतन के बारे में और कौन-कौन से राज बताएंगे। ये एक ऐसा रहस्य है जो आज भी सुलझने का इंतजार कर रहा है।